नमस्कार साथियों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं द स्टडी मंच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था और उसके अंतर्गत हमने बात की थी भारत का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और उसमें हमने देखा था चार्टर एक्ट 16 से चार्टर एक्ट 1726 और रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आज हम देखने वाले हैं सेटलमेंट एक्ट 1781। आखिरकार इस एक्ट का नाम सेटलमेंट एक्ट क्यों रखा गया, तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो एक्ट है 1781 सेटलमेंट एक्ट, जो कमियां 1773 के एक्ट में रह गई उन कमियों को पूरा करने के लिए, उन कमियों को सही करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया और इस एक्ट को नाम दिया गया संशोधनात्मक एक्ट, या इसी एक्ट को हम कह सकते हैं अमेंडमेंटिंग एक्ट। यानी जो भी कमियां रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में रह गई उनमें संशोधन करने के लिए, उन कमियों में संशोधन करने के लिए इस एक्ट को लाया गया और इस एक्ट का नाम रखा गया संशोधनात्मक एक्ट या अमेंडमेंटिंग एक्ट, या इसी को हम कह सकते हैं सेटलमेंट एक्ट 1781। सेटलमेंट का मतलब यहां पर हुआ सेटलमेंट करना, जो भी कमियां खामियां रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में उन सभी को सही करना, उनको सेटल करना। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, मुख्य रूप से उन पर बात करते हैं। सबसे पहले अब आप आ जाइए अपनी स्क्रीन पर, आपके सामने दिया हुआ है सेटलमेंट एक्ट 1781। इसमें जो मुख्य बिंदु थे वो चार ही मुख्य बिंदु थे। क्या बिंदु थे? 1773 में हमने देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो चुका है, वहां पर गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय परिषद का गठन हो गया था। यानी वहां पे 2 बड़ी संस्थाएं यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका का उदय वहां से देखने को मिलता है। अब यहां पर हम देखने वाले हैं क्या, गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय परिषद। क्या है दोस्तों? गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय परिषद, उसको देखने वाले हैं। अब उसमें सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। यानी जो गवर्नर जनरल है और उसकी 4 सदस्यीय जो परिषद है, 4 सदस्यीय परिषद जो है आज, उसको क्या कर दिया गया, उसका अधिकार होता था सर्वोच्च न्यायालय का, किसके ऊपर? इस गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का। अब उस अधिकार से, उस नियंत्रण से इसको क्या कर दिया गया है, इस परिषद को समाप्त कर दिया गया है उसके अधिकार क्षेत्र से। एक बार समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों हुआ, समझते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि एक तरफ क्या था, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, यानी 4 सदस्यीय परिषद कब हुआ करती थी? ये हुआ करती थी 1773 के एक्ट में। और दूसरी तरफ हमने देखा क्या था, सर्वोच्च न्यायालय। क्या था? सर्वोच्च न्यायालय। अब इस सर्वोच्च न्यायालय और इन दोनों में क्या होता है, 1773 के बाद एक द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। वो विवाद की स्थिति क्यों पैदा होती है? क्योंकि अभी 1773 के एक्ट में इनकी शक्तियों का पृथक्करण नहीं किया गया था। यानी इनकी जो शक्तियां थी इस परिषद की, यानी इस कार्यपालिका की और इस न्यायपालिका की, इन दोनों की जो शक्तियां थी उनका अभी विभाजन नहीं किया गया था, उनका पृथक्करण नहीं किया गया था। यानी अभी ये जो गवर्नर जनरल की परिषद है और ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, इन दोनों की जो शक्ति है उनमें अभी क्या नहीं किया गया था, विभाजन नहीं किया गया था। और ये दोनों क्या कर सकती थी, न्याय कर सकती थी। यदि कोई इनके पास न्याय मांगने आता है भारत के क्षेत्र से, तो ये दोनों ही क्या कर सकते थे, न्याय कर सकते थे। लेकिन आज अगर आप देखते हो, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों का जो कार्य है वो बिल्कुल पृथक है। यानी न्यायपालिका का मतलब है न्याय करना, और जो विधायिका है उसका विधि बनाना, और कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, विधि जो बनाई गई है उसका संचालन करना या उसको लागू करना। तो इन तीनों को आज वर्तमान में देखा जाए तो इनके कार्य आज बटे हुए हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय क्या था, दोनों का ही काम क्या था, न्याय करना। उसके साथ साथ जो गवर्नर जनरल है और उसकी परिषद है,
इसका काम एक और था, जो राजस्व वसूली था। क्या था? राजस्व को वसूलना। आपने देखा था जो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि में प्राप्त होता है क्या? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इनको प्राप्त होती है, और उसमें यह अधिकार प्राप्त होता है गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को कि आप इन क्षेत्रों से क्या करोगे? राजस्व वसूलोगे। तो इस प्रकार का हमने देखा था। अब इसमें राजस्व वसूलने की शक्ति और इसके पास थी। अब यहाँ पे द्वंद्व की स्थिति कैसे पैदा होती है? पैदा ऐसे होती है, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई कर्मचारी क्या वसूलने जाता है? राजस्व वसूलने जाता है किसी क्षेत्र पर, तो वहां के लोग क्या करते थे कि अपनी जो फैसला है, जो उन पर अत्याचार हो रहा है उस वसूली को लेकर, राजस्व वसूली को लेकर, तो वो किसके पास फैसला करने के लिए जाते थे? सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंच जाते थे। मतलब कार्य कर रहा है गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, और किसके पास पहुंच जाते थे? सर्वोच्च न्यायालय के पास। ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय के पास यदि कोई फैसला सुनाया गया है और उस फैसले से वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो वो किसके पास पहुंच जाता था? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के पास। तो जो काम गवर्नर जनरल की परिषद का था, उस काम को सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है, और सर्वोच्च न्यायालय का जो काम था उसको कौन करने की कोशिश कर रहा है? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। इस प्रकार इनके कामों को लेकर, इनके कार्यों को लेकर इनमें द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है, और द्वंद्व या विवाद की स्थिति पैदा होती है। इसलिए इनके कार्यों को, यहां से थोड़ा सा इनके कार्यों को क्या किया गया? इस एक्ट में पृथक्करण देखने को मिलता है। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो कार्य हैं उनका पृथक्करण करने की नींव इसी सेटलमेंट एक्ट से आपको देखने को मिलती है। यदि प्रश्न पूछा जाता है आपको न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण कब किया गया, तो सेटलमेंट एक्ट 1781 में किया गया। ये हमने देखा। अब उसके बाद एक पॉइंट हमने देखा था, अब यहां पर जो भी सर्वोच्च न्यायालय फैसला सुनाएगा, उस फैसले में यह भी बोला गया, क्या बोला गया कि यहाँ भारत के जो रीति रिवाज हैं, यहाँ की जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसको ध्यान में रखते हुए आप फैसला सुनाएंगे। इससे पहले क्या था? 1781 के एक्ट से पहले इन चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाता था। जो भी फैसला सुनाए जाते थे, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय में आपके फैसला सुनाया जाए, चाहे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में सुनाया जाए, तो इनके बीच में एक द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है। इस द्वंद्व की स्थिति को समाप्त करने के लिए इस एक्ट को लाया जाता है, कुछ संशोधन किया जाता है 1773 के एक्ट में। इसीलिए इसको आज बोला जाता है क्या? सेटलमेंट एक्ट या अमेंडमेंटिंग एक्ट या संशोधात्मक एक्ट। और यहीं से सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस एक्ट को अमेंडमेंटिंग एक्ट या संशोधात्मक एक्ट कहा जाता है, तो वो यही एक्ट है। मोस्टली किताबें ऐसी हैं उनमें आपको ये एक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका मूल को ही क्या उदय नहीं है इस एक्ट का। फिर देखते हैं हम आगे। अब हमने बिंदु पे बात की थी गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय परिषद थी, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। यानी अभी जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार थोड़ा बहुत था किसके ऊपर? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के ऊपर। अब उस अधिकार क्षेत्र से गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। इस बिंदु का मतलब ये था। अब मैं समझता हूं आपकी समझ में बिल्कुल आया होगा। अब आगे चलते हैं। इनकी बनाई विधि सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत कराना अनिवार्य नहीं था। यानी कहने का मतलब ये है, जो भी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कोई विधि बनाती है, कोई कानून बनाती है, तो उस विधि या कानून को पंजीकृत नहीं कराना जरूरी था। कहां पर? सर्वोच्च न्यायालय में। इस एक्ट में उस पंजीकृत से भी क्या कर दिया गया? इसको समाप्त कर दिया गया। यानी अब गवर्नर जनरल के और उसकी परिषद को यह नहीं था कि आप उसको वहां अनिवार्य ही है, आप विधि को वहां पंजीकृत कराओ। तो ये दो बिंदु आपके सामने, और दोनों मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हमने देखा इसमें एक बात और सामने आई, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की विधि बनाई गई। यानी इस एक्ट में यह भी बोला गया जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र है, उनके लिए विधि अब कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। तो इसमें यह बोला गया
अब इसमें एक बिंदु देखने को मिलेगा, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण की नींव इसी एक्ट में देखने को मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, न कि किसी वनडे एग्जाम में। तो आप इसको सरकार बिल्कुल याद रखोगे। अब एक पॉइंट यहां पर है, एक बिंदु, सर्वोच्च न्यायालय के राजस्व अधिकारिता से अनिवार्य नहीं होगा को समाप्त कर दिया गया। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय था उसका अधिकार राजस्व को लेकर, जो राजस्व कौन वसूलता था, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। इस एक्ट से पहले थोड़ा बहुत अधिकार या नियंत्रण किसके ऊपर होता था, आपका गवर्नर जनरल उसकी परिषद के ऊपर यह अधिकार होता था कि वो कुछ विधि बनाता है राजस्व को लेकर, तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें क्या करता था, हस्तक्षेप करने की कोशिश करता था। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है फैसले के लिए, तो वो उस फैसले को सुनाने से पहले वो उसमें क्या है, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में क्या करता था, हस्तक्षेप करने की कोशिश करता था। तो अब उसको समाप्त कर दिया गया। यानी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में अब क्या नहीं दिया जाएगा, अब ये न ये हस्तक्षेप करेगा और न आपका सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। उसके बाद धर्म, संस्कृति और रीति रिवाज को ध्यान में रखा जाएगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला सुनाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला सुनाएगा उस फैसले में इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। धर्म, संस्कृति, रीति एवं रिवाज एवं परंपराएं, जो भी भारत की परंपरा हैं, उन सभी को ध्यान में रखा जाएगा जब सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला सुनाता है। तो ये चार ही मुख्य बिंदु थे इस सेटलमेंट एक्ट से। हमने देखे वो कौन कौन से बिंदु थे। यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये सेशन लगातार चलता रहेगा और यूपीएससी के जो भी प्रश्न होंगे इस संवैधानिक विकास के खत्म हो जाने के बाद हम देखने वाले हैं आरएएस, यूपीपीसीएस और आपके आईएएस के जो भी क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन आपसे हमें क्या चाहिए, ऊर्जा यानी एनर्जी। और हमें एनर्जी या ऊर्जा कब मिलती है, जब आप वीडियो को लाइक कर देते हो, शेयर कर देते हो और आप क्या कर लो, उसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको हर वीडियो का ये पता लग जाए या नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट जो क्लास होगा तब तक के लिए मैं अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।